देहरादून जिले के विकास नगर के सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में दालचीनी के प्रसार, टिकाऊ खेती और फसल कटाई के बाद की तकनीकों को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं वर्कशॉप का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। सेमिनार में श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत देश के विभिन्न राज्यों से आए दालचीनी उत्पादक किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस दौरान दालचीनी उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दालचीनी केवल एक मसाला नहीं बल्कि महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से भरपूर फसल है, जिसकी मांग देश और विदेश दोनों में लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार पहाड़ी क्षेत्रों की बंजर भूमि पर दालचीनी की खेती को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए 91,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निश्चित ही इसके जो औषधीय गुण हैं, जहाँ मसाले में इसका प्रयोग होता है, मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है कि औषधि में भी इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। अभी चंपावत नैनीताल से हमने इसकी शुरुआत की है और मैंने अभी अपने सेक्रेटरी साहब से कहा कि हमारे जो बंजर खेत हैं, यहाँ पर खेती नहीं हो रही क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें मेहनत भी कम लगती है, इसको जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आने वाले समय में निश्चित ही हमारे विभाग इसके लिए स्तर पर कार्रवाई करेगा और 91,000 किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य हमने रखा है। इस अवसर पर इससे जुड़े हुए लोगों ने कुछ समस्याएं बताई। निश्चित ही हम 3 महीने के अंदर समाधान भी करेंगे और आने वाले समय में दालचीनी के क्षेत्र में उत्पाद करने वाले प्रदेशों में हमारा प्रदेश अग्नि प्रदेश होगा, क्योंकि जो चिंतन यहाँ पर करेंगे इसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका जो क्षेत्र में बहुत आगे काम कर रहा है। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश के अलावा यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर यात्रियों के स्वास्थ्य की चेकिंग की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा का कहना है कि यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी टीम लगातार काम कर रही है, जिसमें किसी भी माध्यम से यात्रा के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों की स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। देखिए, ऐसा है, चारधाम यात्रा हमारी चलते हुए 1.5 महीना करीब हो गया, होने वाला है। तो उसमें जो है, जो हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट हैं, जहाँ पर टोटल जो स्क्रीनिंग पॉइंट है उसमें हमारे कम से अभी जो है 6,20,000 के आसपास जो स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर ली है और उसमें से 22,500 जो कोमॉर्बिड, जिनको कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या किसी को एज़मा या COPD के जो मरीज़ थे वो 22,500 करीब ये थे। और ऐसे जो है 726 करीब जो है वो रेफर्ड हुए एम्बुलेंस से, हम लोगों ने अन्य जगह पहुँचाए। हेली से जो हमारे लिफ्ट हुए हैं यात्री लोग जो थोड़ा सीरियस टाइप के थे वो 86। तो ये हमारा आंकड़ा है। और चारधाम आपको पता है कि इस बार यात्री लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ है। और ज़्यादातर जो डेथ है वो आप देख रहे होंगे कोमॉर्बिड में, और जिनकी एज जो है 55 से ज़्यादा है, 60, 65, 70, इन लोगों की ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसमें यही है, हमारा सजेशन ये रहेगा कि भाई जो हमारी SOP है, जो हम लोगों ने एडवाइजरी करी है जाहिर, उसका पालन करना चाहिए ताकि मृत्यु दर कम हो सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के उपलक्ष्य में रुद्रपुर स्थित 5 मंदिर में विशेष संध्या आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट की गरिमामयी उपस्थिति रही, जबकि क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मंदिर परिसर में आयोजित महाआरती के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और भारत माता की सेवा में निरंतर समर्पित रहकर देश का नेतृत्व करने की कामना की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की उन्नति, विकास और जन कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान भीषण गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से श्रद्धालुओं एवं आमजन को शरबत वितरित किया गया। धार्मिक एवं सामाजिक समरसता के इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता कर प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की।
हम इस अवसर पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से वो देश को आज दुनिया में सबसे आगे ले जा रहे हैं और जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं और हर व्यक्ति की पीड़ाओं का निदान कर रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनको शतायु बनाए, दीर्घायु बनाए और उनके हर संकट से उनको बचाए। सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के निर्वाचित अब तक के सर्वाधिक काल के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्तित्व हैं। पूरे देश में हर्ष है जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री 10 जून को नरेंद्र मोदी जी बने। एक बड़ा विश्वास था, एक बड़ी उम्मीद थी और पिछले 12 वर्षों में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिला है और उस नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हुआ है। अति निर्धन जो लोग हैं उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी हुई हैं। सबको लगता है हमारे बीच का नेतृत्व है, तो एक ऐसा नेतृत्व जो उम्मीदों का है, आकांक्षाओं का है। अल्मोड़ा में आयोजित कांग्रेस की जनसभा के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा अर्ध कुंभ मेले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कथित टिप्पणियों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा नेताओं ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने ठुकराल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वे लगातार समाज में भ्रम फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। अरोरा ने कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन, विशेषकर अर्ध कुंभ जैसे आस्था के महापर्व को लेकर हिंदुओं के मारे जाने जैसी आशंका जताना बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से लोगों में भय और असमंजस का माहौल पैदा होता है। विधायक ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियां राजनीतिक हताशा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन धार्मिक भावनाओं और राष्ट्र नेतृत्व को लेकर अमर्यादित बयानबाजी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। फरवरी 27 मंचासी जितने भी मेरे नेता हैं इनसे भी निवेदन कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी को मिलो, पुलिस के महानिदेशक डीजीपी साहब को मिलो और गृह सचिव को मिलो। 15 जनवरी से कुंभ, अर्ध कुंभ का मेला हरिद्वार में, और अर्ध कुंभ के मेले में सत्ता पाने के लिए कोई भी अप्रिय घटना ये लोग करवा सकते हैं। जिनकी सत्ता है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए इनके लिए 10, 20, 50 अगर हिंदू मर भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गाय को गाय माता कहते हैं, गाय को गाय माता कहने वाले हिंदुस्तान ब्राजील के बाद नंबर 2 पर गाय बीफ का एक्सपोर्टर है। जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में होटल पड़ते हैं, मोगा, वहां आप लोग खाना खाते हैं तो आप वेटर से कहते हैं मेन्यू लाओ, और मेन्यू में आप देखते हैं दाल मखनी, शाही पनीर, इसको खा लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जहां जहां सरकारें हैं वहां 5 सितारा और 7 सितारा होटलों में जब आप मेन्यू मंगाएंगे तो बीजेपी की सरकारों में जो ये 5 सितारा होटल है, इनके मेन्यू में बीफ, गाय का मांस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके प्रति देश के करोड़ों करोड़ लोग बड़ा सम्मान रखते हैं, एक आस्था है उन पर, विश्वास है, और उनके नेतृत्व में पूरा देश विश्व की महाशक्ति बन रहा है, तीसरी चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका। गरीबों को पहली बार वो अधिकार मिले, वो सम्मान मिला, और उनका अधिकार उनके चूल्हे तक पहुंच रहा, जिन्हें कहीं ना कहीं युग पुरुष माना जाता है। ऐसे देश के प्रति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति जिस तरीके की अपशब्द यहाँ के पूर्व विधायक ने बोले, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आखिरकार वाणी संयम कोई होता नहीं होता। पहले पूर्व विधायक कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हमेशा नजर आते हैं, और अब देश के प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि वो किसी टापू पर जाकर गंदे काम करता है, देश को बेच रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन है। मुझे लगता है मानसिक संतुलन हमारे पूर्व विधायक खो चुके हैं। लोगों के अंदर आक्रोश है
लोगों में गुस्सा है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणियां करने वाला व्यक्ति, निश्चित रूप से इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। और साथ ही साथ मैं अभी देख रहा था कांग्रेस के एक सम्मेलन में अल्मोड़ा में, ये पूर्व विधायक कहते हैं कि हिंदुओं की हत्याएं हो जाएंगी। वह हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तुष्टीकरण समाप्त हुआ है। जहां अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो हिंदुओं पर अत्याचार किया करते थे, सुपुर्द के खाक हो चुके हैं। आज किसी का साहस नहीं है कि हिंदुओं के आस्था केंद्र पर कोई आक्रमण कर सके। देश के हमारे आस्था के केंद्र प्रभु राम का मंदिर बन चुका है, भव्य काशी दिव्य काशी हो रही। 10 जून को श्री केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित छोटी लिंचोली क्षेत्र में बुधवार को भारी वर्षा, ओलावृष्टि और लगातार हो रही पत्थरों की बारिश के बीच एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया गया। एसडीआरएफ उत्तराखंड ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पिलर संख्या 340 के समीप 2 यात्रियों की गहरी खाई में गिरने की सूचना मिलते ही निरीक्षक सुनील सत्ती के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम लिंचोली तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि फर्रुखाबाद निवासी 26 वर्षीय प्रियांशु शुक्ला अत्यधिक रक्तस्राव के कारण गंभीर अवस्था में पड़े थे, जबकि कुछ दूरी पर दिल्ली निवासी 27 वर्षीय मोहित घायल अवस्था में सहायता के लिए पुकार रहे थे। विकट परिस्थितियों के बीच सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग को सूचना देकर अतिरिक्त सहायता मंगाई गई, जिस पर वाईएमएफ छोटी लिंचोली की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और इसी दौरान एसडीआरएफ टीम लिंचोली में कुक के पद पर तैनात यशपाल सिंह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए स्वेच्छा से रेस्क्यू अभियान में स्वयं को शामिल कर लिया। जानलेवा मौसम और पत्थरों के लगातार गिरने के बावजूद उन्होंने रेस्क्यू टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की और समय पर अस्पताल पहुंचाने में निर्णायक भूमिका अदा की। 9 जून 2026 की देर रात्रि देवप्रयाग श्रीनगर मार्ग पर हुई एक सड़क दुर्घटना में बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। घटना की सूचना प्राप्त होते ही उप निरीक्षक ललित मोहन भट्ट के नेतृत्व में एसडीआरएफ पोस्ट श्रीनगर की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल जो देवप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर पहले श्रीनगर की ओर स्थित था, यहां पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम ने देवप्रयाग पुलिस के साथ संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया। दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण भूभाग के बावजूद एसडीआरएफ जवानों ने अदम्य साहस, सूझबूझ एवं पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए खाई में उतरकर दोनों घायलों तक पहुंच बनाई और कठिन परिस्थितियों में सफल रेस्क्यू करते हुए उन्हें जीवित अवस्था में बाहर निकाला। रेस्क्यू के उपरांत दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान कर एम्बुलेंस के माध्यम से बेस अस्पताल श्रीनगर भिजवाया गया। घायलों की पहचान पीयूष शर्मा पुत्र जितेंद्र शर्मा एवं हर्ष कुशवाहा के रूप में हुई है। दोनों युवकों के पैर एवं कमर में चोटें आई हैं। जनपद चंपावत के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। नेशनल कराटे चैंपियनशिप में जिले के 10 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिभाग किया, जिसमें ऋषभ ढेक और प्रज्ञान शाह ने कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड और चंपावत का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता से लौटने पर लोहाघाट में सभी खिलाड़ियों का कराटे कोच दीपक अधिकारी के नेतृत्व में भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला। कोच दीपक अधिकारी ने बताया कि आगामी जुलाई माह में आयोजित होने वाली साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी कड़ी मेहनत और गहन प्रशिक्षण में जुटे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी मनीष कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, जिला क्रीड़ा अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अभिभावकों ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। भारत नेपाल सीमा से लगे सुदूर सीमांत क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पासम में ये साबित कर दिया है कि सफलता संसाधनों से नहीं बल्कि संकल्प, नवाचार और समर्पण से हासिल होती है। भौगोलिक विषमताओं और सीमित संसाधनों के बावजूद ये विद्यालय आज पूरे विकास खंड लोहाघाट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरा है।
क्षेत्र के अधिकांश परिवार साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। कई बच्चों के घरों में आज भी स्मार्टफोन और डिजिटल सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं, लेकिन विद्यालय ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए बच्चों को स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर आधारित आधुनिक शिक्षा से जोड़ दिया है। जो बच्चे कभी तकनीक से दूर थे, वे आज डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश जोशी के कुशल नेतृत्व में स्कूल निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ के छात्र छात्राएं केवल शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, खेलकूद और सह शैक्षिक गतिविधियों में भी ब्लॉक और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, आप देख ही रहे होंगे, हमारा विद्यालय जो है सबसे दूरस्थ क्षेत्र का विद्यालय है। यहाँ पर नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है, पार देख रहे होंगे नेपाल का एरिया लग जाता है। तो दूरस्थ क्षेत्र में भी हमारा ये प्रयास हो रहा है, हमारे स्टाफ का, विभाग के सहयोग से, कि हमारे बच्चों को ये न लगे कि हम किसी जो है हमारा विद्यालय जो है किसी पब्लिक स्कूल से कम है। हम स्मार्ट क्लास संचालित करते हैं, खूब नई टेक्नोलॉजी आधारित हमारा शिक्षण है। हमारे बच्चे, जहाँ इनके घरों में टेलीविज़न नहीं है, तो बच्चे यहाँ स्मार्ट क्लास देख के काफ़ी खुश हैं। और पढ़ाई तो हम करते हैं, साथ साथ जो है उनका मनोरंजन भी होता है, एंटरटेनमेंट भी वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी विद्यालय की छात्र संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज हम छात्र संख्या के हिसाब से नंबर 1 पे हैं। और हमारे बच्चे जो भी कंपटीशन हमारे विभाग के होते हैं, सब में पार्टिसिपेट करते हैं और अव्वल स्थान प्राप्त। देहरादून में 30 लाख की रंगदारी मांगने और घर में फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी करी है। ईस्ट होप टाउन प्रेम नगर निवासी सीमा राजदूत ने पुलिस को शिकायत दी थी कि हत्या के मामले में जेल में बंद सोनीपत निवासी अर्जुन, उसकी बहन दीपिका, विकास बलारा और अमन जेल में बंद उनके पति संजय राजपूत के साथ ही परिवार पर 30 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे। मामले की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद आरोपी अमन ने जेल में बंद अर्जुन की बहन और अन्य के साथ मिलकर संजय राजपूत के घर 9 जून को फायरिंग की और धमकी भरा पत्र भी फेंका। फायरिंग की घटना के बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फायरिंग में शामिल आरोपी अमन, जो रायपुर का निवासी है, उसको बिदौली से गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी अमन पर डालनवाला थाने में हत्या के 2 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि एनडीपीएस सौराम्स एक्ट में आरोपी पिछले 4-5 साल से जेल में बंद था और कुछ दिन पूर्व ही जमानत पर बाहर आया था। 25 मई 2026 को श्रीमती सीमा राजपूत, पत्नी श्री अजय राजपूत द्वारा एक थाना प्रेम नगर में एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा व अमन द्वारा इनसे 30 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई। साथ ही जान से मारने की नीयत से इनके घर में फायरिंग की गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना प्रेम नगर में बीएनएस की धारा 109, 308, 61 में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीमें गठित की गई, जिन्होंने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सुराग पतरासी करते हुए एक अभियुक्त अमन को बिदौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर उससे एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। अन्य वांछित अपराधियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्रवाई की। हरिद्वार पुलिस के ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत रुड़की में वाहन चोरी के गिरोह का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की गई है। कोतवाली गंग नहर पुलिस ने पनियाला तिराहे से अयान और अजय नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ और निशानदेही के आधार पर आरोपियों के कब्जे से कुल 11 चोरी की 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। इनमें देहात क्षेत्र के विभिन्न थानों में दर्ज 5 वाहन चोरी के मामलों से संबंधित मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए वाहनों को मॉडिफाई कर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर वाहन चोरी के अन्य मामलों और उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। चोरी का एक गैंग है जिसमें कि 11 पहिया वाहन उनसे बरामद हुए हैं, जिसमें 10 मोटरसाइकिल, स्कूटी है और 6 वाहन जो है हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और बाकी वाहन जो है इंजन नंबर, चेसिस नंबर से हम पता कर रहे हैं वो कहाँ के हैं।
और इसमें भी इनका क्रिमिनल आपराधिक इतिहास से प्राप्त कर रहे हैं। जो इसमें क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं, इसमें अरेस्ट हुए हैं, तो रहने वाले हमारे यहाँ के हैं। तो अलग अलग थाना क्षेत्र हो गए, तो उनकी डिटेल जो ICGS पोर्टल वगैरह से लेके वो भी हम प्राप्त कर रहे हैं। और बड़ा वर्कआउट है, क्योंकि वाहन चोरी की घटना लगातार पीछे कुछ समय से हो रही थी। इसके साथ ही 2 चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद हुए। नारायण लाल ने भाजपा प्रत्याशी नवीन राम को 224 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। चुनाव परिणाम और जनता का भरोसा नारायण लाल की जीत में महत्वपूर्ण साबित हुआ। जीत के बाद नारायण लाल ने पार्टी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जीत पूरे क्षेत्र की जनता की जीत है और वे विकास, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। पार्टी की जनता ने पहली नगर सरकार के लिए निर्दलीय उम्मीदवार पर भरोसा जताकर नया राजनीतिक संदेश दिया है। फिल्मों में आपने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भेष बदलकर अपराधियों को पकड़ते देखा होगा, लेकिन उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में ये कहानी हकीकत बन गई। गदरपुर की SDM ऋचा सिंह ने एक अवैध अस्पताल का भांडाफोड़ करने के लिए ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। शिकायत थी कि अस्पताल में अवैध गर्भपात समेत कई गैरकानूनी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने गुप्त जांच की योजना बनाई और फिर जो सच सामने आया उसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश पर गदरपुर की SDM ऋचा सिंह ने सबसे पहले एक विशेष टीम का गठन किया। अस्पताल के खिलाफ मिल रही शिकायतों की पुष्टि करने के लिए तहसील की एक पटवारी को मरीज बनाकर अस्पताल भेजा गया। पटवारी ने अस्पताल पहुंचकर वहां की गतिविधियों की जानकारी जुटाई और जैसे ही शिकायतों की पुष्टि हुई, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में ये कार्रवाई हुई है। सर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर में जो लाइफलाइन हॉस्पिटल है वो उसके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल के रूप में चलाया जाए, और साथ ही यहाँ पर कई जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, जो उनके DNC के केस हैं, जो उनके अबॉर्शन वगैरह हैं, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी गायनी डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है। तो इसके क्रम में आज जब टीम बनाकर, जिसमें मेडिकल की जो टीम थी जिले की वो, और जो हमारी लोकल गदरपुर के डॉक्टर हैं वो, और पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त छापेमारी जब यहाँ पर की गई, जिसमें जो हमारी ही पटवारी है उसको एक पेशेंट बना के भेजा गया, जिसका इन्होंने यहाँ बोला कि हाँ ठीक है, अभी आपका यहाँ ट्रीटमेंट, यहाँ DNC आपकी हो जाएगी। उसके बाद पूरी टीम ने जब यहाँ पर औचक निरीक्षण किया तो इनके इस हॉस्पिटल में 7 बेड भी हम लोगों को मिले हैं। इसके अलावा एक OT मिली है। जितने भी सामान ऑपरेशन के होते हैं, बेहोशी के होते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, और वो सारे इक्विपमेंट जो ज़रूरी होते हैं, जो बच्चे की धड़कन सुनने की मशीन होती है, डॉपलर मशीन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो शासन की टीम आई हुई है उसके साथ हम दोनों एज ए टेक्निकल की तरह से आए थे कि हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। जो हमें यहाँ पर इंजेक्शंस मिले थोड़े से, जो अंदर सामान मिला, जो हमें बेड हेड साइड जो वो होता है, BST बनती है, कोई भी पेशेंट आता है तो उसके एक कागज रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो हाँ कंसेंट वगैरह वो सब मिली है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पर डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं, और सफाइयाँ भी, जो अबॉर्शन होता है वो भी होता है यहाँ पर, जिसके हमें यहाँ पर इंजेक्शन और इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी मिले हैं। और OT भी चलती है, लेकिन OT में हमें इस तरह का बेहोशी वाला ऐसा कुछ इंजेक्शंस मिले हैं, लेकिन जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ा वाला, जो बॉयज ट्रॉली होती है, वो नहीं। देहरादून में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में जनपद में पहली बार ब्लूबेरी खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और उद्यान विभाग उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देकर किसानों को पारंपरिक खेती से आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उद्यान विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण और जलवायु अध्ययन के बाद सहसपुर क्षेत्र को ब्लूबेरी उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसी के आधार पर पायलट परियोजना के तहत सहसपुर ब्लॉक के 10 किसानों का चयन किया गया। इन किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन के साथ साथ वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक किसान को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में खेती के लिए 500 ब्लूबेरी पौधे 80% अनुदान पर दिए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि किसानों को केवल पौधे ही नहीं दिए जाएंगे, बल्कि वैज्ञानिक खेती, सिंचाई प्रबंधन, पौधों की देखभाल और उत्पादन तकनीकों का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
या ब्लूबेरी कॉन्सेप्ट पे जो मेरी जिला स्तरीय अधिकारियों से बात हुई और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जब जिला योजना या मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स पे बात हो रही थी, तो इस दौरान हम लोगों ने ब्लूबेरी को प्रमोट करने के लिए एक प्लान या मेरी तरफ से डायरेक्शंस उन्हें दिए गए और उसमें उन्होंने एक सहसपुर में एक लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया और उसमें 10 किसानों को पायलट बेसिस पे इसके कल्टीवेशन के लिए प्रमोट या सपोर्ट किया जाएगा। ये भी एक हाई वैल्यू क्रॉप है, चूँकि इसकी जो सेलिंग रेट है वो 1000 से 1500 रुपया प्रति केजी के हिसाब से है। और मार्केट के अंदर अब बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं जिनके पास पैसा है और वो एंटीऑक्सीडेंट चाहते हैं, वैरायटी ऑफ फूड चाहते हैं, उनके पास पेइंग कैपेसिटी है। उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए हम ब्लूबेरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, एज ए पायलट प्रोजेक्ट जिला योजना में कर रहे हैं और हो सकता है बाद में राज्य सरकार द्वारा इसके भी मिशन लाए जा सकते हैं। लेकिन जब तक कोई मिशन नहीं आ रहा है तब तक जो हम इसको कर रहे हैं। दूसरा, नबार्ड पाली हाउस स्थापित हो रहे हैं, तो इसको हम नबार्ड के द्वारा जो पाली हाउस बन रहे हैं उसके अंदर करना चाहेंगे और कुछ किसानों को हमने प्रशिक्षण भी कराया था, उसमें से कुछ एक किसान हैं जो इस काम को करने के लिए तैयार। विकासनगर के सेलाकुई क्षेत्र से आस्था और अंधविश्वास के नाम पर कथित ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि नेपाली मूल के स्वयंभू महंत राहुल थापा ने लोगों की परेशानियों और भय का फायदा उठाकर लाखों रुपए की ठगी की। पीड़ित गुरुंग परिवार के अनुसार आरोपी ने दावा किया कि उनके घर पर बुरा प्रभाव और तांत्रिक क्रिया की गई है, जिससे मुक्ति के लिए विशेष पूजा कराना आवश्यक है। परिवार का आरोप है कि पूजा के दौरान उनसे सोने के गहने मंगवाकर एक पोटली में बांधकर बक्से में रखवा दिए और 2 महीने तक बक्सा नहीं खोलने की हिदायत दी। तय समय पूरा होने पर जब बक्सा खोला गया तो गहनों की पोटली गायब मिली। इसके बाद पीड़ित परिवार ने सेलाकुई थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मार्च को मुझे उनका सुबह फ़ोन आया था, तो उनके फ़ोन आते ही मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर में जो भी ऐसा उनको आभास हुआ है, कुछ चीज़ें मेरे घर में फेंकी गई है मेरे परिवार को नुकसान करने के लिए, तो उन्होंने बोला इसके लिए पूजा करना पड़ेगा। तो शाम को उन्होंने मेरे घर में आके पूजा करवाया था, एक संदूक में मेरे से पूरा मेरा सोना रखवाया था और एक डेट दिया था कि इस डेट के बाद मतलब 62 डेज़ के बाद 5 दिन और मिला के यानी कि 8 तारीख को 8 मई को 8 मई को वो बॉक्स खुलेगा। तो वो बॉक्स 6 मई से मैं उनको फ़ोन किए जा रही थी कि आप आ जाइए मेरे घर में मेरा बॉक्स खोलने के लिए। तो वो मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ बहाना बनाए जा रहे थे कि मतलब आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं वहाँ पर हूँ, आज मेरे किसी का देहांत हो गया, मैं वैष्णो माता जा रहा हूँ। ऐसे करके उन्होंने काफ़ी बहाना बनाया। तो 28 तारीख को अब जब मेरे हस्बैंड भी आ गए थे 28 तारीख तक, तब फिर मैंने बोला मम्मी को बोला कि अब हम खोल के देख ही लेते हैं इसके अंदर सच में है भी या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से सुनने में तो आ गया था कि उन्होंने एक और किसी के घर में ऐसे पैसे रखवाए थे 12 लाख रुपए। तो जब उन्होंने भी संदूक खोला तो उसमें से 12 लाख रुपए गायब हो चुके थे। तो जिस दिन से मुझे पता चला था मैंने उनके खिलाफ थोड़ा सा एविडेंस भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था, वॉइस रिकॉर्डिंग। आप लोगों का जमीनी कोई मामला है? तो थोड़ा बहुत हमारा जमीनी मामला हुआ था उस समय। तो उन्होंने बोला कि वहीं से तुम्हारा हाई लग रखा है या कुछ कर रखा है तुम्हारे परिवार वालों ने, इसलिए कि तुम्हारे बेटे का वो नहीं लग रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, तो आप पूजा कराओ, पूजा कराने से आपका बेटे का सारा रास्ता खुल जाएगा। मेरे से 1 लाख रुपए लिया। ये अभी तो मैं इसे पॉजिटिव वे में ही सोच सकती हूँ, क्योंकि वो चीज़ तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी जितने फैमिलीज मेरे साथ उठ के मेरे सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, तो मुझे यही लगता है कि अब तो वो शायद बच नहीं पाएंगे। अब जो करेगी पुलिस अपना काम अच्छे से ही करेगी।